नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। बेटा आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो मुश्किल कतई नहीं है, जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन लेके आएगा ही नहीं। कुछ सर्टेन कंडीशंस हमें उसकी फॉलो करनी है और हमारे एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न हम बड़े आसानी से विद इन टाइम बिना किसी मुसीबत के पूरा कर लेंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज का ये कार्यक्रम। इक्वेशंस बेसिक पढ़ेंगे, उनका एडवांस लेवल पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके पीवाईक्यू पढ़ेंगे, ताकि हम कहीं से भी इक्वेशंस में कमजोर साबित ना हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशन समीकरण पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मुझे ना एक बात पूछनी है आपसे कि हमको इक्वेशन पढ़नी है, हमको समीकरण पढ़ने हैं। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? सर ये क्या नई बला ले आए पॉलिनोमियल? बेटा हिंदी में इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण, और पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुपद। बहुपद तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल क्या एक ही चीज है कि अलग अलग चीज हैं? इनका आपस में कोई संबंध है, कोई रिश्ता है कि नहीं है? ये सब बातों पे चर्चा करते हुए आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। इन सब बातों पे डिस्कशन करते हुए आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, बहुपद जैसे नाम ही बता रहा है, एक से ज्यादा टर्म्स, एक से ज्यादा पद वहां पे आ जाएं तो उनको कहते हैं बहुपद। मान लो मैंने यूं ही मन मर्जी कुछ भी लिख दिया। मैंने लिख दिया जी ए एक्स प्लस में बी, बस इतना लिख दिया। और यहां पे मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस में बी बराबर है सी। हमको ना एक बड़ी बेकार आदत पड़ गई है या डाल दी गई है, समझो कि हम इक्वेशन उसको जब भी कहेंगे जब वो सामने जीरो लेके आए। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो इक्वेट करने का होता है, वो इक्वेट करने का होता है। इसको हमने किसी चीज के सामने नहीं रखा है। ये बस क्या फॉर्मेशन बनी? बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जहां पे ए और बी कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग भी आप जानते होंगे, स्थिरांक जो फिक्स हो, जैसे 5 फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा। और एक्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे? वेरिएबल बोलेंगे, यानी जो बदल जाए, जो टाइम टाइम पे बदलू हो। जैसे आजकल हमारे राजनेता हो रहे हैं, काहे के राजनेता, सिर्फ नेता बोलो। देख रहे हो ना कई दिनों से माहौल जो पीछे चला, कभी इधर कभी उधर, यानी वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। कैसी बात समझा दी मैंने आप लोगों को। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट का जरूरी नहीं बीच में प्लस हो, भाई साहब ये ऐसे भी हो सकता है ए एक्स माइनस बी माइनस में डी, ठीक है, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो बी माइनस डी फिर से इकट्ठा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब प्लस माइनस ही होता है ना? चलिए जी, तो सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन देखी, बहुपद पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इक्वेशन। जरूरी नहीं जीरो से, बेटा इसको सामने सी भी लिख दिया। देखो चाहे तो इसको ए एक्स प्लस में बी लिख दो जीरो, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जब तक इसे हम किसी के सामने इक्वेट नहीं करते, मतलब बराबर में कुछ ना लिखते, चाहे जीरो लिखो या जो भी लिखो, तब तक तो ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। और इक्वेशन बना दी, मतलब इक्वेट कर दिया, तो ये इक्वेशन समीकरण बन जाता है। समझे बात को? हाँ जी। अब एक बात देखो, सोल्व इसे भी करना है, सोल्व इसे भी करना है। सोल्व करते टाइम इसे भी जीरो के सामने ही रखेंगे। जब यहां से जो देखो, यहां से हम x की जो वैल्यू निकालेंगे ना, यहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा इसको ना पॉलिनोमियल का हल बोलते हैं। अगर x की पावर मैक्सिमम यहाँ पे 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 ही ऐसी आएगी जो इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का हल होगी, और उस हल को ही बोला करते हैं बेटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस केस में जो x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई करेगी इसको, जो x की वैल्यू आएगी और जो इसको सेटिस्फाई करेगी, उसको कहा गया है मूल। हिंदी में मूल, समीकरण के मूल, या तो ये लिखोगे, पर हिंदी में लिखेंगे इसको
समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूल रूट्स ऑफ इक्वेशन होना वही है जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वही रूट्स ऑफ इक्वेशन है। लेकिन बेटा उधर जीरो ही बोलेंगे पॉलिनोमियल में, और इक्वेशन में रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। पहली बात क्या आप कंफर्म हो पाए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होते हैं? तकरीबन बराबर का संबंध है, बस यहां इक्वेट करना है नहीं है, और यहां इक्वेट करना पड़ेगा। इतने से एक कहानी है दोस्तों। आई थिंक ये बात आप प्रॉपर समझो। हमको पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना, हमको इक्वेशंस पढ़नी है। अब इक्वेशन की पहले तो फॉर्मेशन देख लो। इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, but we have to equate this linear combination to any constant, zero, or you can say any other say variable also. You can connect like that. ये कर सकते हैं ऐसे हम। अच्छा, अब जो हमको आगे बात पढ़नी है, सर ये हल कैसे होगा? हल कैसे होगा उससे पहले हमको ये जानना है बेटा इक्वेशन के प्रकार कितने होते हैं, इक्वेशन की टाइप कितनी होती है। हम टाइप और प्रकार पे आ जाते हैं पहले। अगला पॉइंट बेटा ये है कि इक्वेशन के प्रकार कितने होते हैं। इक्वेशन बेटा जी हमारी जो हमको पढ़नी है वो दो प्रकार की इक्वेशन पढ़नी है। हमको जो इक्वेशन पढ़नी है वो दो प्रकार की पढ़नी है। कैसे? एक को हम कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है रेखिक समीकरण। एक को जो हमको पढ़ना वो होगी लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। सर रेखिक समीकरण क्या होता है? जब हम कोई भी चीज लिखते हैं 2x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है, ऑटोमेटिक। आप 0 मत कहना बेटा, जो पावर 1 होती है। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर किसी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हों, चाहे 20 क्यों ना हो, पर उनमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आए वो कितनी आए? 1 आए। अगर उनमें मैक्सिमम पावर 1 आए तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। पहली बात। दूसरी बात, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। द्विघातीय समीकरण में क्या होता है? सपोज मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 17 बराबर 0। अब देखो, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने द्विघातीय समीकरण इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब सर x ही है, लेकिन उस x की जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी है? सर वो 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उस इक्वेशन को उस पावर 2 की वजह से हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय समीकरण बोलेंगे। हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये हुई कहानी। क्या देखो ये बात आपको समझ में आई? पहले तो ये बताऊं सर इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, साइड हो गया। दूसरी बात सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो भी अभी सिंगल वेरिएबल की बात की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो भी सिंगल वेरिएबल की बात है। लीनियर तो सिंगल मतलब x में ही सीखनी है और y में भी, यानी x और y दोनों में सीखनी है, इकट्ठे भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक जो है ना द्विघातीय, जब वो हमको सिंगल में ही सीखनी है। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है, हमारे हिस्से में जो पूछा जाता है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण होती है, समझा जाता है ये सब। ठीक है, चलिए तो बेटा नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। क्या कहता है हमारे पास जो एक लीनियर इक्वेशन जो रेखिक समीकरण है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। हम ये देखना चाहते हैं, हमें चेक करना चाहते हैं किसी इक्वेशन के हल कितने होंगे, मूल कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे। वो डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ इक्वेशन। सर डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब बेटा डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होते हैं ना, जैसे यहां पे जो ये पावर है ना, इस पावर को डिग्री ऑफ इक्वेशन कहा जाए। नहीं, सही नहीं लिखा है, डिग्री ऑफ इक्वेशन कहा जाएगा। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है ना, डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 1 है तो जान लीजिए हमको उसके तो बताइए तो पावर 1 और 2। हाँ,
हमको जो बताना है, अगर यहाँ पे देखो पावर 1 है तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से 1 ही आएगी। ax बराबर है -b और x की वैल्यू जो आएगी -b/a आएगा। एक ही ऐसा आएगा, एक ही ऐसा सॉल्यूशन आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक ही ऐसी इक्वेशन वैल्यू बनेगी x की जो इसे सेटिस्फाई कर दे, जहां पे x की जगह हम क्या रख देंगे, -b रख के देखो, -b/a, a इंटू में -b/a प्लस में b अगर 0 आ जाएगी, इसे सही है कैंसिल, -b प्लस में b बराबर 0। हाँ सर 0 बराबर 0, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका हल होगा। हम ये कह सकते हैं ये इसका रूट होगा। अब इस रूट से क्या मतलब है, क्या समझे हम भाई? देखो, अगर हमारी इक्वेशन है जितनी भी डिग्री की है, जितनी भी पावर की है, तो नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, वो नंबर ऑफ रूट जो होते हैं वो डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होते हैं, ना तो कम ना तो ज्यादा, ना तो कम ना तो ज्यादा। ये पहचान लो, ये जान लो, ये मान लो। अब जो लीनियर इक्वेशन है जिसको हम रेखिक समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन जिसको हम रेखिक समीकरण बोलते हैं, उसमें तो x की मैक्सिमम पावर 1 ही आएगी, 1 ही आएगी, तो बेटा उसका हल भी 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे -b/a आया, -b/a आया है ना। जैसे देखो ये रहा 2x की पावर 1 है, लिखो मत लिखो, बराबर -6 बराबर 0। 2x की वैल्यू ये 6 वहां पे जाएगा तो कितना बन गया, 2x - 6 बराबर 0 है, तो 2x की वैल्यू 6 और 6 के नीचे 2 डाल देंगे, x की वैल्यू आएगी 3। तो x की वैल्यू 3 है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। कहीं देखो भाई, अगर यहां मैं बात करूं -b/a और b खुद ही माइनस है और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो देखो वापस से 6 बटा में तो 3 हमारा क्या आ गया, यहां से x आ गया, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन आ गया। एक ही वैल्यू ऐसी होगी, हाँ सर एक ही वैल्यू ऐसी होगी, दो नहीं हो सकती। तो इसलिए नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ डिग्री में आपस में क्या रिलेशन निकला, हमें समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो रेखिक समीकरण है, जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लीनियर इक्वेशन हमेशा एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। सरल रेखा क्या होती है सर जी, ये लाइन सरल रेखा होती है। लीनियर इक्वेशन हमेशा ही एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, कब पढ़ा हमने ये, अभी बता रहे हैं कब पढ़ा। लीनियर इक्वेशन अगर मेरे पास है, यही लीनियर इक्वेशन अगर रखी 2x - 6 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू देखो, जब 6 को यहां पे लेके जाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो x की वैल्यू 6 बटा में 2 3 आ गई। जो x बराबर 3 आया ना, x बराबर 3 जो आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बड़े पहचान करने वाली बात है। आपने देखो, मुझे लगता है 8th या 9th क्लास में ग्राफ पेपर पे काम किया होगा, 9th या 10th में किया होगा, बट आपने ग्राफ पेपर पे काम जरूर किया है ना, आपने ग्राफ पेपर पे काम जरूर किया है। अब वो ग्राफ पेपर पे काम किया है तो x बराबर आ गया 3। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन को हम 0 0 बोलते हैं। इसमें ये वो जगह है जो सेपरेशन का काम करता है, बाकी एक्सिस का, कहाँ कौन पॉजिटिव कहाँ कौन नेगेटिव, ये बताना चाहता है। तो x जो ये हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को y बोलते हैं। y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। x यहाँ नेगेटिव होता है, x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बस ये ध्यान रखें। हमको जो x की वैल्यू मिली है ना, वो x बराबर 3 मिली है, पॉजिटिव मिली है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो x बराबर 3 पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 2x - 6 बराबर 0 का ग्राफ है। ग्राफ ऑफ 2x - 6 बराबर 0 बोल दो या x बराबर 3 बोल दो। देखो y यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, नीचे नेगेटिव नेगेटिव कुछ, y यहां हर पॉइंट पे बदलेगा बट रिमेन्स कांस्टेंट, x बराबर 3। x बराबर 3 इसका नाम हो गया। जैसे अब आपका कोई तो नाम रखा गया है ना, वो आपकी आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, अचानक से बोलते हैं भैया अमित कौन है क्लास में, इन केस कई हो सकते हैं, बट उनके साथ उनकी कोई आइडेंटिटी होगी जिससे वो अलग अलग साबित होंगे। तो अमित कौन है ये पता करना, तो यहां पे एक क्वेश्चन से ये होगा भाई x बराबर 3 कौन है, सर ये है। ये अपना नाम नहीं बदलता है, x बराबर 3 हूं, बाकी शहर बदलते रहते हैं ना, कंडीशंस बदलती रहती हैं।
y बदलता रहता है, x नहीं बदलता रहता। कहानी ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। बात समझ में आई? तो ये जो 2x माइनस 6 बराबर 0 है, इसने जिसको रिप्रेजेंट किया वो एक सरल रेखा आई, स्ट्रेट लाइन आई। कुछ चुनिंदा बातें इस पर भी सीखेंगे और सीखनी पड़ेंगे हमको। फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, जो लीनियर इक्वेशन वो हमको, जो रेखिक समीकरण है वो हमको कैसा कैसा मिलता है। रेखिक समीकरण हमको इन वन वेरिएबल, हिंदी में कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिरांक, वेरिएबल को बोलते हैं जो विचरण करे। तो बहुत बढ़िया सा नाम, अच्छा लगेगा नहीं हिंदी में आपको, इंग्लिश में ही देख लो इसको। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में सब क्या डिफरेंस है, शकल देख लो, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर ax प्लस में b बराबर 0, अगर इसकी बात कर रहे हो तो बेटा जो इसमें वेरिएबल है वो एक ही है, x, और उसकी वैल्यू आके देखो भाई माइनस बी बाई आ गई। ए बी सी डी चाहे जितने भी हो, प्लस हो कि माइनस हो, लेकिन उसमें जो बदलने वाला हो, जो वेरिएबल हो वो एक हो, तो उसको रेखिक समीकरण वन वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ax प्लस में बी वाई बराबर सी, ax प्लस में बी वाई बराबर सी। देखो एबीसी कांस्टेंट है, पर यहाँ भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है, मतलब x की पावर भी एक है, y की पावर भी एक है। तो ये देखो यहाँ पे y पावर 2 हो जाती ना, तो बेटा इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल है और एक वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो नहीं बोल पाते, फिर नहीं बोल पाते ना। हाँ जी, तो इनकी पावर कितनी हुई, एक एक हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो जी, अब ax प्लस में बी वाई बराबर सी है, मान लो ये है, हमको इसे हल करना है। ये क्या लिखा है मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड बेटा। ये लिख रखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4, और ये x माइनस 2y बराबर 3 था, और x माइनस में 2y बराबर है 3। आप ये बताओ, अगर मैं x माइनस 2y बराबर 3 ना लिखूं, मैं कहता हूं इसे हल करो, 2x प्लस में 3y बराबर है 4 को हल कर सकते हैं क्या? सर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, सोल्वेबल नहीं है। अगर इक्वेशन सोल्व होंगी तो जान लो जितने उसमें अननोन है, जितने उसमें वेरिएबल है, उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तब बात बनती है। तो यहाँ पे अननोन कितने हैं सर? 2 हैं। अगर यहाँ पे 2 अननोन है ना, 2 अननोन है तो भैया 2 इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैंने x माइनस में 2y था, हाँ, x माइनस में 2y बराबर 3 भी दे रखा है। अब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन अगर बराबर है, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे अगर बराबर है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल है, ना तो नहीं होगा। ये रेखिक समीकरण तभी हल होंगे जब नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, तो हो जाएगा। और हर बार ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन भी हम नोट करेंगे, कंडीशन भी ध्यान से देखेंगे क्या क्या होंगी, पहचानना उस बात को। अच्छा जी, अब इसे हल कैसे करें? इसे हल करने के लिए ही देखो मैंने ये कर रखा है, क्या, अरे रे 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 पीछे आ भैया पीछे, इस नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुना कर रखा है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, चिंता मत करो भाई। इस इक्वेशन को या तो x या तो y कोफिशिएंट बराबर बनाने के लिए 2 से गुना कर दे थ्रू आउट, तो ये बन गया हमारा 2x प्लस में 3y बराबर है 4, ये गुना करो तो बेटा ये भी 2x माइनस में 4y बराबर है 6, ये बन गया 2x माइनस में 4y बराबर है 6। जब इनको सोल्व करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, जब इनको सोल्व करना है तो हम करने वाले हैं माइनस प्लस माइनस, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, घटाएंगे तो बेटा x x गेट कैंसल्ड, तो क्या बन गया, यहां से बन गया 7y बराबर है माइनस का 2, देखो माइनस का 2, और y की वैल्यू आ गई -2/7, हल हो गया 1। अब किसी एक में पुट कर लो, मैं बेसिक इक्वेशन में पुट कर रहा हूं x -2 और y की वैल्यू भी -2/7,
दैट इज इक्वल टू 3। ये बन गया x प्लस में सोल्व करोगे तो इसको 2 गुना में 2 करेंगे 4, वो भी पॉजिटिव, 7 बराबर 3। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 माइनस में 7/4, यानी x की वैल्यू आ गई 7 3 21, 21 में 4 गए 17, 17 बटा में 7। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, काम खत्म। यानी कि जब से हमने ये देखा, जब से हमने पहचाना कि नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होते हैं, तो चाहे जो हो सोल्व तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे जो हो, मैंने ये बोल दिया, यहां एक बड़ा झोल हो सकता है। क्या होगा इसके बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन ये पक्की बात है, अगर ये हल होगा तो एक ही शर्त पे हल होगा। वो शर्त कौन सी होगी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा के लिए कैसे होने चाहिए, बराबर। उनमें भी कुछ शर्त है, उनमें भी कुछ कंडीशंस है, वो भी पूरी होनी चाहिए, वो भी फॉलो होनी चाहिए, तब जाके सोल्व होगा, है ना। तो बताओ, सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस का आइडिया लग गया और कैसे इक्वेशन होती हैं ये पता लग गया, और कैसे हल करते हैं ये पता लग गया। तो अब आगे बढ़ेंगे इनकी स्पेशल कंडीशंस पे। चलिए भाई, आओ आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाहता है? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि हमेशा सोल्व हो ही जाएगी भाई, कुछ शर्त है, कुछ नियमावली बनानी पड़ेगी, कुछ पता करना पड़ेगा कि हल होगी कि नहीं होगी। कैसे पता करते हैं? यहां से पता करते हैं, यहां से कहां गया भैया? नहीं, कुछ तो मिसिंग हो गया है। चलो हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब हल होगा कब हल नहीं होगा, इसके लिए कंडीशंस। क्या कंडीशन है बेटा? पहली कंडीशन, सबसे पहले तो इक्वेशन a1x प्लस में b1y बराबर c1, ये पहली इक्वेशन, और a2x प्लस में b2y बराबर है c2, ये दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन। अब अगर आपने दो वेरिएबल में दो इक्वेशन लीनियर लिख दी तो आप चौड़े मत हो जाओ, गारंटी मत लो, होगा ही होगा। तो क्या होगा वो हम बताएंगे आपको, और कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करना, देखो पहली जो कंडीशन होती है वो क्या, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, अगर ये बराबर ना हो तो इससे पता लगेगा, इससे पता लगता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। सर इसकी हिंदी बताओ। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये समीकरण जो दो लिखे हैं इनका केवल एक अद्वितीय हल होगा। कैसे होगा वो हमने बता दिया, देखो यहीं से पता कर लो। अच्छा ये लिख तो रखा था, ओ हो, ये देखो यहीं से चेक करो, a1 कितना है 2/1, b1/b2 बराबर 3/-2। सर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, जब भी तो x और y की वैल्यू निकली है, और वो भी सिर्फ एक एक निकलेंगी। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल होना, एक अद्वितीय हल होना इसको बोलते हैं, राइट। एक अद्वितीय हल होना इसको बोलते हैं, समझो बात को। अच्छा जी, दूसरी बात, हाँ वही देखो, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे कि x 2x प्लस में 3y प्लस में 2x प्लस 3y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर है 3। तो देखो
2/1 नॉट इक्वल टू -3/2, तो एक ही हल होगा। इसको बोला करते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि यहां से जो मुद्दे की बात है वो ये सुनो, वो मुद्दे की बात ये है x और y की वैल्यू एक एक ही ऐसी होंगी जो इस कंडीशन में, जो इस इक्वेशन में रखने से इसको सेटिस्फाई कर दें। नंबर सेकंड, दूसरी बात क्या होती है, अगर a1/a2 यानी ये बटा में ये बराबर है ये b1/b2 और बराबर में c1/c2, यानी तीनों ही आपस में बराबर हो जाएं, तो इसके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 4 और 4x + 6y = 8। देखो 2/4, 3/6, 4/8, 2/4 बराबर है 3/6 बराबर 4/8। बताओ क्या तीनों बराबर है कि नहीं है? कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई है कि नहीं? सर जब कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई है, जब कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई है तो इसके अनंत हल होंगे, तो इसके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब जैसे यहां पीछे, जैसे इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू सिंगल सिंगल आई थी, तो दूसरी टाइप में, दूसरी कैटेगरी में x और y की वैल्यू सिंगल सिंगल नहीं आएंगे, यहां पे अनंत हल आएंगे। कहानी ये है। नंबर 3 और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बट नहीं बराबर है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये सोल्व हो ही नहीं सकते। बताऊंगा मैं, एग्जांपल देकर बताऊंगा, चिंता मत करो, एग्जांपल देकर बताऊंगा कि यह हल क्यों नहीं हो सकता। जैसे 2/x, यानी हमने लिखा है यहाँ पे सर जी 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है 4/-7, नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो पहले से लिख रखा है सर जी नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। कहानी ये है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। कहानी ये है। बोलो बात समझ में आई क्या? कहानी ओके है दोस्तों? इस तरीके से अगर पॉइंट टू पॉइंट आप बात करोगे तो मुझे लगता है आपकी कहानी बन जाएगी, पूरा काम हो जाएगा। अब इन पे मैं ना इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस पे तो दे दिया इसका, ये तो मामूली सी बात है। इस पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जब ये बराबर ना हो। कैसा एग्जांपल सर? अगर मैं यही लिख दूं 2x प्लस में ty = हमारा 4 था, और यहां पे मैं लिख दिया 4x प्लस में 6y = ये लिख दिया मैंने 3, मान लो ये मैंने 3 लिख दिया, तो कंडीशन क्या हो गई सर? 2/4 यानी कि यहां बन गया a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं होगा। देखना c1/c2 को चेक कर लो। 2/4 बराबर है 3/6 बराबर नहीं है 4/3। ये कंडीशन नंबर 3 फॉलो हो गई ना? हाँ, तो अब यहां पे हम साबित करेंगे। देखना इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलेगा। सर ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है, हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि सर ऊपर वाली इक्वेशन को डबल कर देंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? और x प्लस में 6y बराबर है 8। कोफिशिएंट बराबर करने के लिए नीचे एडिट छोड़ दिया। अच्छा, मैंने एक तो यहाँ पे गलती लिख रखी है, एक तो बेटा मैंने ये गलती लिख रखी है कि यहाँ पे y आएगा, है ना, क्योंकि डबल वेरिएबल में है, क्योंकि ये तो डबल वेरिएबल में है तो हमको ऐसा लिखना है। तो ये प्लस में 6y बराबर कितना आ गया सर? 3 आ गया। अब जैसे ही इसको आप देखो, मैंने इसको बराबर किया, मैंने इसको बराबर किया 4 को, तो प्रॉब्लम आ गई। मैं इसको बराबर करता तो भी प्रॉब्लम आती ना। तो जैसे ही माइनस करोगे ना, तो 0 माइनस में 0, 0 बराबर है 5, कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैंने जो आपको बताने की कोशिश की वो ये कि 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल लिख दिए तो चौड़े मत हो जाओ, गारंटी मत लो कि सोल्व होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोल्व होगा ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन में आता है, किस कंडीशन में नहीं आता है। इसमें एक ही होगा, इसमें अनंत होगा, इसमें नहीं होगा, जिसका एग्जांपल मैंने ये दिया। तो बोलो बात समझ में आई क्या? यहां तक की बात बेटा सबको समझ में आनी चाहिए। इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक तक मैं ले आया आपको कि कब हल होंगी कब नहीं होंगी, चेक कर लो। ऑल सेट? बेटा कमेंट करके एक बार हमको ये बता दो कि यहां तक की
पढ़ी गई बात, यहाँ तक कि की गई बात आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है, इसमें कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन से रूबरू कराओ हमको और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। कर आओ, पूछा है, बताइए निम्न समीकरण के कितने हल हैं। ऐसे कंडीशन दे के बात पूछेंगे कि नीचे दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या कांट से कह नहीं सकते, तय नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, ये पता होना चाहिए हमको। ऐसे देखेंगे। अब पूछा क्या है, तो आओ जो पूछा उस पर बात कर लेते हैं। 5x - 3y = 7, 2x + y = 4, कितने हल होंगे हमको देखना है। बेटा हमको तो ये चेक करना है ना, a1/a2 और b1/b2 की क्या कंडीशन है। a1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी -3 और b2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे बेटा 1 है। तो बोलो 5/2 -3/1 के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमको तो पता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना हल होगा। सर केवल एक ही हल होगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो हल होगा वो केवल एक ही होगा। आई थिंक ये बात आपको जम गई होगी, प्रॉपर समझ में आ गई होगी। बताओ एक बारी कमेंट करके कि हाँ सर यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक प्रश्न और लिखना चाहूंगा। निम्न समीकरण के कितने हल होंगे तो इन्होंने बता दिया। मैं एक और लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी 7x प्लस में y = 6 और 2x माइनस में 6y = 2। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन समीकरण के हल कितने हुए ये हमको बताना है। इसको तो देखो अब मैंने आपको करके बताया और इसे आप लोग करके बताएंगे। ये मैंने करके दिखाया है, ये आप लोग करके बताएंगे। इसमें हमको बताना है कि इसका एक हल होगा कि होंगे ही नहीं, कि कितने होंगे। मैं तीनों पे बात करूंगा बेटा, 1 बाई 1 सब पे बात करूंगा। तो यहां भी मैंने चेक किया कि जो a1 बराबर है 7 है, a2 बराबर है 2 है, यहाँ पे b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू माइनस है। देखने से पता लग रहा है कि a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 के। इसका मतलब 7/2 कहाँ बराबर है 1/-6 के। ये तो -6 था ना भैया, b2 की वैल्यू -6 थी। कहाँ बराबर है, नहीं बराबर ना, तो यही हल आएगा। ओनली वन सॉल्यूशन। कहानी आपको समझ में आई होगी। ओनली वन सॉल्यूशन की कहानी आपको समझ में आई होगी। मैं इसी में बात करना चाहता हूं कि मैंने लिख दिया 3x माइनस में 2y = 7 और यहां पे लिख दिया 6x माइनस में 4y दैट इज इक्वल टू 14। अब बताना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हल कितने होंगे। फिर से वही चेकिंग, मामूली सी चेकिंग करते हुए आपको आगे निकलना है। सर हमको चेकिंग करने 3/6 क्या -2/-4 के बराबर है, क्या 7/14 के बराबर है। बिल्कुल सर, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो इसके ना अनंत हल होंगे, क्योंकि तीनों जब बराबर होते हैं तो बेटा इसके अनंत हल होते हैं। भाई हिंदी में नहीं लिखा जा रहा, इंग्लिश में भी नहीं लिखा जा रहा, क्या ही करें, समझ ही नहीं आ रहा। हम लिखते हैं इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ये बराबर ना आता, अगर तीसरे वाला आपस में बराबर ना आता तो हम क्या कह देते सर, हम कह देते इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए बात को। तो हम तब कह पाते कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कहानी ये है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे जी। अब एक और खास बात सीखनी है हमको। यहां पे एक चीज लिखी हुई है स्लोप। अब सरकार इस स्लोप का क्या फंडा है, अब हमको ये देखना है कि इस स्लोप का फंडा क्या है, ये क्या समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे देखो हम अपना घर बनाते हैं, यहाँ पे हमारा गेट है, ये हमारा गेट है, ये गली से थोड़ा सा ऊपर होता है, गली ये है, सड़क ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक रैंप डालते हैं। वो जो रैंप होता है ना, वो रैंप देखो इसके साथ कोई तो एंगल बनाता है, वो रैंप इसके साथ कोई तो एंगल बनाता है। उस एंगल पे अगर बेटा जी हम टेंजेंट ऑफ थीटा लगा देना, अगर आप में से किसी ने ट्रिग्नोमेट्री का नाम थोड़ा बहुत सुना हो,
तो बेटा ये जो m होता है ना, ये tan थीटा होता है। इस ढाल को जैसे देखो, ये ऐसे जमीन है, इस ढाल को, ये जो ढाल है, ये जो गैप है दिख रहा है आपको, ये कितना है, कैसे है, इसको बोला करते हैं बेटा स्लोप। स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं, या फिर प्रवणता बोलते हैं, या फिर एक मिनट भाई, प्रवणता बोलते हैं। ऐसे ढाल या प्रवणता बोलते हैं। यहां पे ना तो हमको थीटा पढ़ना, ना तो एंगल पढ़ना, इनमें से कोई चीज नहीं पढ़नी। तो सर यहां पे एक छोटी सी कंडीशन, हमको नंबर खेलना है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह कोई चीज नहीं सीखनी हमको। मैं हटा रहा हूं इसको, टेन थीटा वीटा कोई हमारे लिए मतलब की बात नहीं है। अगर हमारी एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस में by बराबर c, तो हम क्या करेंगे, by को यहां रख के बाकी इनको यहां भेज देंगे। तो -ax प्लस c, नहीं सर हम b को भी यहां नहीं रखेंगे, हम सिर्फ y यहां पे रखेंगे, y यहां पे रखेंगे और बाकी को भेज देंगे। तो बन जाएगा -ax by b ऑफ x प्लस में c by b। बेटा जब इसको हम कंपेयर करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है mx प्लस c, आपने पढ़ी होगी ये, देखो कभी ना कभी तो y बराबर है mx प्लस c, एक इक्वेशन होती है बेटा। इस m को बोला करते हैं स्लोप, इस m को बोला करते हैं स्लोप, वही ढाल प्रवणता। मैंने इस दी गई कंडीशन को इसी फॉर्मेट में बदल दिया। मैंने इस ax प्लस में by बराबर c वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को y बराबर है mx प्लस c वाली कंडीशन में चेंज करने की कोशिश की है, और वो चेंज करके कितना आएगा देखो, वो आ गया -a by b ऑफ x प्लस में c by b। मैं जब इसको इससे कंपेयर करूं तो बताओ क्या m की वैल्यू आपको ये नहीं दिख रही? m की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? m की वैल्यू दिख रही है सर जी, लिखा नहीं कहीं, लिखना चाहिए भैया। m की वैल्यू जो लिखनी है वो लिखनी है -a by b। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, ये दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, तो भाई साहब हम इसके नीचे ये डाल के नेगेटिव लिख देंगे, इसके नीचे हम ये डाल के नेगेटिव लिख देंगे। अगर वो पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर वो पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ना तो अपने आप जैसा है, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। ये इस इक्वेशन की क्या बन गई? ये इस इक्वेशन की बन गई बेटा स्लोप ढाल प्रवणता। क्या फायदा है सर सीखने का? निकाल तो देंगे हम a बटा में b करके, इसी का a बटा में b करके नेगेटिव चिपका देंगे, और नेगेटिव लिखने से हमारी स्लोप आ जाएगी। अरे काम कैसे आएगा, इस पे बात करो ना भाई, बता रहे हैं भाई। आओ, पैरेलल लाइन क्या होती है सर? समांतर रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं सर जी? लंबवत रेखाएं। पैरेलल लाइन को दिखाया जाता है देखो ऐसे, L1 इस, ये 2 लाइन से खींचते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, और यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ऐसे दिखाया जाता है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ऐसे दिखाया जाता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है सर हमको 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और पहचान करने को बोला जाएगा कि देखिए इनमें से कौन पैरेलल है, कौन पैरेलल नहीं है, या किन कंडीशन में पैरेलल हो सकती है, किन कंडीशन में परपेंडिकुलर हो सकती है। इन सब मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी आपको जो बात करनी पड़ेगी वो इन सब मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। हाँ तो देखो भाई, लाइन नंबर 1, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, L2 बराबर है a2x प्लस में b2y बराबर c2। सर अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं, अगर पैरेलल साबित करना चाहते हो तो इनकी स्लोप को बराबर करना पड़ेगा। इसकी स्लोप क्या आएगी? a बाई बी यानी a1 बाई b1 विद नेगेटिव, a बाई बी यानी a2 बाई b2 विद नेगेटिव। ओ भैया वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो नेगेटिव, अरे भाई हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, क्या पता यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ नेगेटिव हो, उससे दिक्कत मत मानो। यानी हमको तो सिर्फ ये साबित करना है, अगर 2 स्ट्रेट लाइन है, अगर 2 लीनियर इक्वेशन है, तो उनको पैरेलल होने की एक ही शर्त है कि उनकी आपस में क्या बराबर हो सर? उनकी स्लोप बराबर हो आपस में। उनकी क्या बराबर हो सर? उनकी स्लोप बराबर हो। एग्जाम्पल भी देंगे, चिंता मत करो। L1 a1x प्लस b1y बराबर c1, L2 a2x b2y बराबर c2।
अगर L1 L2 को, बेटा ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, इस सिंबल को बोला करते हैं परपेंडिकुलर होने का सिंबल, इसको बोला करते हैं पैरेलल होने का सिंबल। तो कब कोई परपेंडिकुलर होगा, कब कोई पैरेलल होगा, ये हमको देखना है। सर अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो जान लो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। कोई इसको ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ these two are negative reciprocal to each other, यानी कि ये एक दूसरे की ऋणात्मक व्युत कर्मानुपाती होगी। अनुपात में नहीं, व्युत कर्मानुपात में होगी, बस ये लिख दो, ऐसे ऐसे कहानी होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है ना तो A1/B1 विद नेगेटिव, A2/B2 विद नेगेटिव। सर इनका प्रोडक्ट ना -1 आना चाहिए। इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? सर इनका प्रोडक्ट आना चाहिए -1। कहानी ये तो थ्योरी है। सर इन पे सवाल कैसा आएगा, पहचानना तो ये है। इन पे सवाल कैसा आएगा, पहचानना तो ये है। आओ हम आपको सवाल दिखाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू के गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल। भाई एक लाइन दे रखी है हमको 2x प्लस में 3y बराबर 5, L2 दे रखा है kx माइनस 4y बराबर 3। हमको ये बताना है इनमें से नहीं, इनमें k की वैल्यू में ऐसी क्या रखूं, क्या रखनी चाहिए, k की वैल्यू ऐसी क्या रखनी चाहिए कि जिससे हमको ये आइडिया लग जाए, जिससे हमको पता लग जाए ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं। सर ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल है ये पता करना है, पैरेलल है ये ध्यान रखना है, ये पहचानना है, ये बनाना है। तो सर L1 इज पैरेलल टू L2 अगर ये है तो भाई साहब हमको तो एक ही कंडीशन पता है, एक ही बात का ध्यान है, L1 इज पैरेलल टू L2 तभी होगा जब M1 बराबर है क्या होगा, M2 होगा। जब M1 बराबर क्या होगा, M2 होगा। यहां से इसका M1 क्या बनता है, ये बटा में ये विद नेगेटिव, इसका M2 क्या बनेगा, ये बटा में ये माने -4। देखो ये बटा में ये सारा विद नेगेटिव और भाई नेगेटिव बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, यानी ये फाइनली बन जाएगा प्लस प्लस होके k/4। इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। अगर ये पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो देखो M1 और M2 को आपस में बराबर होना पड़ेगा। -2/3 बराबर k/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा जी हमारा आंसर आ गया -8/4। k की वैल्यू ऐसी होगी -8/4 तो हम कहेंगे k की वैल्यू ऐसी होगी -8/3, सॉरी मैंने 4 बोल दिया, इट शुड बी 3, -8/3 होगी तो कहेंगे कि हाँ ये दो लाइन आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अगर यही परपेंडिकुलर होती, लेट इट बी, मैं केस लेके चलता हूं, यहां पे ले लेते हैं। मानो कि अगर ये कह देते, बताइए किस शर्त पे के की किस शर्त पे, बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, के की किस वैल्यू पे ऐसा होगा, तो भाई हम क्या करते हैं, हम करते -2/3 की गुना k/4 से बराबर -1 है ना। परपेंडिकुलर होने की क्या पहचान होती है, दोनों स्लोप के प्रोडक्ट को -1 रखना पड़ता है, -1 रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो माइनस से माइनस उड़ गया, बहुत बढ़िया भाई। इससे ये 2 पे कट गया तो भाई साहब के 3 दूना 6 और वहां जाएगा तो बराबर है 6। के की वैल्यू अगर 6 हो जाए, के की वैल्यू अगर भाई साहब यहाँ पे 6 हो जाए ना, 6 हो जाए तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। के की वैल्यू 6 हो जाए तो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और के की वैल्यू अगर -8/3 हो जाएगी तो पैरेलल हो जाएंगे। तो दो ही शर्त हमने यहाँ पे सीखी थी, दो ही चीजों के बारे में हमको बात करना था कि कब ये पैरेलल होंगे, कब ये परपेंडिकुलर होंगे। क्या दोनों बातें क्लियर है? फटाफट एक बार कमेंट कर दो इस पे बेटा, एक बार कमेंट कर दो, हमको आइडिया हो जाए कि हाँ आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वेल डन। ऑल कूल? चलिए भाई, अगर सब सही है तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या कहते हैं
अगली बात बेटा कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। अब ये द्विघातीय समीकरण देखो आपको क्या बताता है भाई, पावर 2 होगी, एबीसी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्स है ना उस एक्स की जो पावर है, वो जो एक्स की पावर है देखो मैक्सिमम कितनी दिख रही है यहाँ पे आपको 2। इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघातीय समीकरण है। अच्छा जी, फिर इसमें कोई ये कहता है इसे हल करो, मान लो ये कहता है ax² प्लस में bx प्लस में c है, इसको सोल्व करो, ऐसे ऊपर लिख दिया सोल्व इट। इसको ऊपर लिखना सोल्व इट का मतलब भैया x की ना वो वैल्यू निकालो, एक आएगी कि 2 आएंगी, पहले तो ये पता करो। x की वो वैल्यूज निकालो जिसको यहां रखने पर लेफ्ट राइट बराबर हो जाए, यानी सामने 0 है तो लेफ्ट में भी 0 हो जाए, ना तो वहां सामने -c है तो लेफ्ट में भी -c कर लो, सामने -c उधर भेज के, मतलब इनको बोला करते हैं कि इस इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने मूल होंगे। तो जो यहाँ पे लिखा ना मूलों की संख्या, नंबर ऑफ रूट्स, मतलब इसको देख के डिसाइड होता है रूट्स की x के 2 मानों के लिए यह समीकरण हल होगा। यानी कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन के। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन यहां पे कितनी है, 2 है। डिग्री ऑफ इक्वेशन यहां पे कितनी है, 2 है। इसका अर्थ ये होगा यहां जो x की मैक्सिमम पावर बनती है वो कितनी बनती है, 2, यानी x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और उन्हीं को कहते हैं रूट्स या मूल इस इक्वेशन के। तो अब हमको पता लग गया यहां से x की कितनी वैल्यू आएंगी, सर 1 नहीं 2 आएंगी। पहली बात, आएंगी कैसे, हल कैसे होगा, यह भी तो देखना होगा। आइए देखते हैं, आइए महाराज शुरू करते हैं। क्या सर, सोल्व करने का जो पहला मेथड होता है ना वो होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ना। अभी कौन सा मध्य पद, सर एक होता है स्क्वायर में, एक होता है खाली x में, एक होता है कांस्टेंट में, तो मध्य पद को तोड़ना। दूसरा मेथड होता है बाय डी रूल। डी रूल क्या है, डी रूल का मतलब होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट रूल। वो याद करो, हमने 9th में या 10th में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है ना, b² - 4ac वाला, हाँ वही b² - 4ac वाला यहां पढ़ना हमको। कैसे करें, पहले मेथड की बात करते हैं। x² प्लस में 5x प्लस में 0, इसको सोल्व करने के लिए हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ रहे हैं। अब मध्य पद को किस में तोड़ रहे हैं भाई साहब, मध्य पद को ऐसे तोड़ो कि जब उनको जोड़े तो वापस कितना आ जाए, 5x आ जाए, और गुना करें तो इनकी दोनों की गुना जो बनती है पॉजिटिव 6x² बने, और इनकी जो गुना बने वो कितनी बने, तो पॉजिटिव 6x² बने। तो भाई 5 के फैक्टर कर दिया हमने, 3 और 2 गुना जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आएगा, गुना करेंगे 3 2 6 और x² सेटिस्फाइड बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता बेटा, x² और x में से x कॉमन आया, 2 में से 1 बाहर गई तो x बचा, 3 में से x बाहर गया तो ये बचा। अब दूसरे में से ना विलिंगली जानबूझ के ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा कि जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो इस 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो बन गया x प्लस में 3। इन दोनों ब्रैकेट में जब कॉमन चीज बच गई तो इन्हीं को कॉमन ले लो तो बन गया x प्लस 3, और भैया फिर दूसरे ब्रैकेट में बन गया x प्लस 2। जब दो चीजों का प्रोडक्ट आपको 0 दिया जाए, वो एक ही शर्त पे हो सकता है, या तो कोई एक 0 ना तो दोनों 0, या तो a0 मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो पहला 0 ना तो दूसरा 0, चाहे दोनों 0 हो जाए, चाहे दोनों 0 हो जाए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले को अगर मैं 0 रखूंगा तो x प्लस 3 बराबर 0, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -3 आएगी। दूसरे को मैं अगर 0 रखूंगा तो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 आ गया। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स बराबर होते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन के। डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएंगी। x की वैल्यू 2 ऐसी होंगी दोस्तों, x की वैल्यू
दो ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, चाहे रख के देख लो, चाहे x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के देख लो -3, चाहे x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख के देख लो, लेफ्ट राइट को आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। पक्की बात, पक्की बात, x y को आपस में बराबर होना पड़ेगा, पक्की बात। अच्छा जी, अब ना हम इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं। जो ये x1 आ गया, जो ये x2 आ गया, ये तो पता लग गया, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो स्टैंडर्डाइज जब फॉर्म आती है तो उसको रूट्स ऑफ इक्वेशन में जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं सर, पहले रूट को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा, x1 x2 बोल दो। ये कुछ कन्वेंशन बनानी होती हैं, x1 x2 बोल दो या अल्फा बीटा बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो अल्फा आ गया जी -3, बीटा आ गया -2, बहुत बढ़िया। आप कहो जी इस डी रूल से तो बताओ, इस डी रूल से तो हुआ ही नहीं, या होगा कैसे, बताते हैं, इसी बात करते हैं। बेटा जो डी रूल होता ना, ये है जी ax² प्लस में bx प्लस में c अगर 0 होना तो इसका सॉल्यूशन आता है -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac, और इस सारे के नीचे क्या लिख दोगे, 2a लिख दोगे, और इस सारे के नीचे क्या लिख दोगे, 2a लिख दोगे। अब यह कंपेयर करके देखो बेटा, यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी बोलो कितनी आएगी सर, 1 आएगी। देखो यहाँ से सर b की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी और c की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी। जान लो इस बात को, इस बात को जान लो। a b c की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट करने की बात रहेगी, यानी ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस, सोचो b² तो 1 ही आएगा, -4 b², नहीं b² 1 कैसे आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, सारा 1 आएगा, मैं एक स्टेप आगे चल गया। b² का मतलब आएगा सर जी 25 माइनस 6 गुना में 1 गुना में 4 यानी 24, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी ये घूम फिर के तो 1 ही आ गया ना, ये तो घूम फिर के 1 ही आ गया सर, इसको 1 ही रख लो बाई 2। अब देखो क्या, -5 माइनस 1 बाई 2 करोगे तो -3 आ जाएगा, -5 प्लस 1 बाई 2 करोगे तो बेटा जी -2 आएगा। आएगा तो इससे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा तो इससे भी, उसकी समस्या मत लो, आएगा तो उससे भी, है ना, वो कोई टेंशन नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, बाई मिडिल टर्म, बाई डिस्क्रिमिनेंट रूल, चलो जी, कहते हैं जी, देखो जी, दो चीजें डिफाइन करते हैं, दो चीजें क्या डिफाइन करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट डिफाइन करते हैं। एस को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, जिसको अल्फा बीटा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू -2, एस करेंगे तो कितना आएगा, एस करेंगे तो सर जी आएगा -3 -2 तो -5, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, -3 -2। बट हम सीधे सीधे इसी इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 हो तो सम ऑफ रूट्स बेटा हमेशा b बाई -b बाई ये आता है। हम अपनी तरफ से फॉर्मूले में -b लगाएंगे, बाकी एज पर रिक्वायरमेंट जो भी होता है। और प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो कितना बनाएंगे बेटा, प्रोडक्ट बनाएंगे वो c बाई a बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, वो c बाई a बनाएंगे। कहानी ये होगी, ठीक है, हाँ जी। तो इसको देखो, a की वैल्यू 1 सर, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, तो s आएगा -b बाई a तो -5। देखो मैच कर रहा है, प्रोडक्ट c बाई आता, हाँ सर c है 6 1 तो 6 आ गया हमारा। मैच कर गया कि नहीं कर गया, बिल्कुल कर गया सर, बिल्कुल कर गया, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना। चलिए, तो देखो दोस्तों, हमने आज पढ़ी पहले लीनियर इक्वेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स किए, फिर पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ बेसिक थ्योरी और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल तय किए हैं, तैयार किए हैं, ये कह सकते हैं बेटा। अब इन दोनों की, अभी क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी बातें और बतानी है, अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास ये समझो कि 15-20 मिनट इनकी थ्योरी थोड़ी सी और चलेगी, कॉन्सेप्ट भी तो बनाना है। उसके बाद लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा, और अगली क्लास में ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर देखेंगे, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के खात्मे के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।